ओके, ये नेक्स्ट सेक्शन है माइंड द मिस्टेक, मतलब ढूंढो मिस्टेक को, आइडेंटिफाई करो मिस्टेक को एंड मेंड द मिस्टेक, मिस्टेक को करेक्ट करना है। इसमें पढ़ लेते हैं। सम सिंप्लीफिकेशंस आर शोन बिलो वेयर द लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड। तो इन्होंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिसमें इन्होंने लेटर नंबर्स को रिप्लेस कर दिया है नंबर से और फिर उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अभी हमसे कह रहे हैं ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। तो पहले देखो कि मिस्टेक है या नहीं। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, अगर आपको लगता है इसमें मिस्टेक है, ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। ओके, हमें मिस्टेक को भी एक्सप्लेन करना है कि कैलकुलेशन करते हुए क्या मिस्टेक हुई कि आंसर आ गया। और उसके बाद कह रहे हैं देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं। बॉक्स में इफ a इज इक्वल टू -4 देन 10 माइनस a हमें कैलकुलेट करना है। इन्होंने 6 कर रखा है, सो 10 माइनस a, 10 माइनस a, दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे माइनस a, 10 माइनस और a की वैल्यू क्या है -4, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ -4, है ना। ये अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस बनाओ। जब भी आप एडिशन करते करते एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद एक और नेगेटिव मत लगाओ, ठीक नहीं लगता है ना। तो ये 10 माइनस -4 हो गया। इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर भी नेगेटिव साइन है, तो अंदर वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 10 + 4। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर 14, ना कि 6 जो इन्होंने कैलकुलेट किया है। 6 इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 10 माइनस 4 में 10 माइनस ए में ए की वैल्यू को 4 रख लिया। ए की वैल्यू 4 रख दोगे तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, बट ए की वैल्यू 4 नहीं है, ए की वैल्यू क्या है -4। सो 10 माइनस -4 करोगे तो वो 10 + 4 के बराबर हो जाएगा, जैसे हमने कैलकुलेट किया है अभी, है ना। और इसकी वैल्यू, इसका आंसर बन जाएगा 14। सेकंड वाले को देखते हैं। इसमें लिखा है d इज इक्वल टू 6 देन 3d कितना होगा। तो 3d का मतलब ये नहीं होगा कि हम इसको 36 लिख दें, है ना। d की जगह पे हमने बस सीधा सीधा ये लिया और 6 लिख दिया, नहीं, हमने बीच में से मल्टीप्लिकेशन साइन को ओमिट करा हुआ है लिखने के लिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। उसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। 3d का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू 6। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना 18। तो इसका आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, ना कि 36। सो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया मिस्टेक को, पता भी चल गया आपको कि आपकी मिस्टेक कैसे हो रही है, और आपने उसको करेक्ट भी कर दिया, इसकी करेक्ट वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर दी। थर्ड देखते हैं। इसमें लिखा है s इज इक्वल टू 7 देन 3 टाइम्स s माइनस 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 3s हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू क्या दे रखी है 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा 21 -2, तो ये बन जाएगा 19। ठीक है, ये बन जाएगा 19। 3 टाइम्स 7 इज 21, 21 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 19। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 19। पता नहीं ये कौन से तरीके से इसमें 15 तक पहुंचे, हमारी समझ से तो बाहर है, ये 15 तक कैसे आ सकते हैं इस पे, बट एनीवेज हमारा आंसर है इसमें 19। ओके, फोर्थ वाले में देखते हैं। इफ r इज इक्वल टू 8 देन 2r + 1 क्या होगा। सो 2r मतलब r की जगह पर 8 लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 + 1, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 + 1, ये होगा 17। ये 17 होगा। इन्होंने क्या किया है, गलती क्या करी है, इन्होंने r को ऐसे का ऐसे यहाँ पे डिजिट बना के लिख दिया, तो इन्होंने 28 + 1 को 29 लिखा हुआ है, ये गलत है, गलत तरीका। ये वाला आंसर बन रहा है मुझसे 17। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, इफ j इज इक्वल टू 5 देन 2j इज इक्वल टू 10, ये तो ठीक लग रहा है। 2j मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय j, j की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 10, तो दिस इज राइट, दिस अपीयर्स टू बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला। इसमें लिखा है m इज इक्वल टू -6 देन 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन m + 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 19, ये ठीक नहीं लग रहा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 और मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन m की जगह पे लिखते हैं -6 + 1, -6 और 1 कितना होगा, -6 + 1 होगा -5। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय -5, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 15 और माइनस का साइन, प्लस और माइनस
प्लस नंबर पॉजिटिव नंबर अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उनका जो सम होता है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है वो नेगेटिव में होता है, तो उसका आंसर बनेगा -15। इनका 19 कैसे आया पता नहीं, इन्होंने इसको शायद 3m+1 समझ लिया और m की वैल्यू इन्होंने -6 की जगह पे हो सकता है +6 ले लिया, तो 3m से इनको 18 मिल गया, +1 19। बहुत ही ख़राब तरीके से कैलकुलेशन करी। एनीवेज, तो ये गलत है, हमारा तरीका ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय -6 + 1, -6 + 1 होगा -5, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा -15। इसमें -15 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 7th। इसमें है इफ f इज इक्वल टू 3 एंड g इज इक्वल टू 1 देन 2f - 2g की वैल्यू पूछिए। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं f की वैल्यू है 3, बीच में माइनस का साइन है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं g से, g की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4। इनका ये 2 जो है ये गलत इन्होंने कैलकुलेट किया है, हमारा आंसर आ रहा है इसमें 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 को। इफ t इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, तो उन्होंने 2t + b पूछा है कि कितना होगा, देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में ये पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं, प्लस b की वैल्यू है 3, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 + 3, तो ये हो गया 11, तो हमारा आंसर आ रहा है 11, ये 24 हमें गलत लग रहा है। इन्होंने 24 तक कैसे पहुंच गए पता नहीं, इन्होंने 2t की जगह पे हो सकता है इसको 21 सोच लिया और प्लस b की जगह पे 3 लिख दिया, तो इस तरह से इनका 24 आ गया, बट ये गलत तरीका है ना। हमारा आंसर इसमें आ रहा है 11। नेक्स्ट देखते हैं 9th। इसमें है h इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, तो हमें बताना है h माइनस ब्रैकेट ओपन 3 - n ब्रैकेट क्लोज की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम इसमें रखते हैं, देखो एक एक करके रखते हैं वैल्यू। h ऊपर दिया हुआ है 5, फिर नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट ओपन है, 3 है, माइनस है, और n की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। n की वैल्यू कितनी है 6, है ना, हमें ये सॉल्व करना है। तो 5 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, 3 - 6 हो जाएगा -3, ठीक है, 3 - 6 हो जाएगा -3, है ना। -6 में तुम +3 ऐड कर लो या +3 में -6 ऐड कर लो, तो आंसर तुम्हारा -3 ही आएगा। हम कितनी बार समझ चुके हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा 5 + 3, और ये इस तरह से बन जाएगा 8, तो ये 8 लग रहा है इसका आंसर मुझको, है ना। इनका 4 जो आया ये गलत आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन है 4.4 सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी होती हैं, लाइक टर्म्स, व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स ये अभी हम पढ़ते पढ़ते पढ़ ही देंगे। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें सेम लेटर नंबर होता है, और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें डिफरेंट लेटर नंबर होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इस पेरीमीटर की, है ना। इन्होंने देखो, अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशंस टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स, लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर देखें तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है ना, ये वाली भी लेंथ है, और लेट्स से कि ये दोनों ब्रेड्थ्स हैं रेक्टेंगल की। तो अगर हम ये बोलें कि इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका पेरीमीटर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स होगा तो L + B + L + B। तो इसमें हमें क्या करना है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही तो बन रही है जिसमें हम नंबर्स की जगह पे लेटर्स का यूज कर रहे हैं। B को यूज कर रहे हैं इसकी ब्रेड्थ डिनोट करने के लिए, L को यूज कर रहे हैं इसकी लेंथ डिनोट करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करने से मतलब ये है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे। जैसे कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ को हम ऐसे लिखें, लेंथ
प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ प्लस लेंथ क्या होती है, ट्वाइस लेंथ, और ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ब्रेड्थ, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे जो पेरीमीटर का होगा, और इसमें से भी और कॉमन करना है और सिंपल करना है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है कि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, इट इज 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट अलजेब्रा ने भी हमें यही सिखाया, एनसीईआरटी भी हमें यही कह रही है। तो देखो ये अपने सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि as in previous cases, we will first describe how to get the perimeter when the length and breadth of the rectangle are known. Then we have to find the sum of length plus breadth plus length plus breadth, जो हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा है. Let us use the letter number L and B in place of length and breadth. Length और breadth के लिए L और B use कर लिया respectively, and let P denote the perimeter of the rectangle. Then we have perimeter is equal to length plus breadth plus length plus breadth. और जब हम ये लिख लेंगे, है ना, देन विल से कि लेंथ प्लस लेंथ जो होती है दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ, है ना, 2L हो जाएगी, 2 टाइम्स L हो जाएगी, या फिर इसको हम सिंपली 2L लिख देंगे. ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ, जिसको हम 2B भी लिख सकते हैं. सो पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ. अगर तुम्हें ये बात समझने में मुश्किल हो रही है कि लेंथ प्लस लेंथ को इन्होंने 2 टाइम्स लेंथ कैसे लिख लिया, तो सीधा आप वैल्यू प्लेस करके देखो लेंथ की. चलो लेट्स से की लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 प्लस 5 अगर करोगे तो वो 2 इंटू 5 नहीं होगा उसका आंसर, है ना. आपने 5 को 2 बार नहीं ले लिया, तो 5 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बात है ना. लेंथ की जगह पे कुछ और लेके देखो, चलो 6 ले देखते हैं. 6 प्लस 6 बनेगा 12. 12 को हम 2 टाइम्स 6 नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इन्होंने बोला लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ, जिसको हम 2L लिख सकते हैं. सेम लॉजिक से आप B प्लस बी को आप 2 टाइम्स B या फिर 2B भी लिख सकते हैं. हमने बस यही समझाने की कोशिश करी है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करा है, तो हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं. अगर हमारे पास लाइक टर्म जैसे यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो हम इसको L प्लस L प्लस B प्लस B, और L प्लस L को हम क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स L, और ब्रेड प्लस ब्रेड को हम लिख लेंगे 2 टाइम्स ब्रेड. अगर आपको और कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, लेट्स से कि उसमें जो लेटर नंबर्स हैं वो ABCD की तरह से दिए हुए हैं. लेट्स से कि यहाँ पे लिखा है 3A प्लस B प्लस 2C प्लस फिर से आ गया 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे या उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. डायरेक्टली ऐड करने से पहले ऐसा करते हैं, एक स्टेप में हम उनको पहले एक साथ रख लेते हैं. इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है, जिसका लेटर नंबर A है ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम पहले ऐसे करते हैं 3A प्लस 2A लिख लेते हैं. ये प्लस 2A उठा के पहले शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद B वाली टर्म्स लिखते हैं, तो B वाली एक टर्म ये रही प्लस B, दूसरी टर्म ये रही B वाली प्लस 2B, ठीक है. B की टर्म्स खत्म. अब C वाली टर्म्स लिखते हैं, तो ये एक 2C है, इसको यहाँ लिखते हैं प्लस 2C, और एक ये 2C यहाँ से आ जाएगा, तो ये प्लस 2C. अब इसको और सॉल्व कर लो. 3A और प्लस 2A मिलके क्या बन जाएगा, 5A, है ना. 3 और 2A को हम ऐड कर सकते हैं. B प्लस 2B मिलके क्या बन जाएगा, प्लस 3B, और 2C प्लस 2C मिलके क्या बन जाएगा, 4C, है ना. तो बस आपको समझाने का यही समझाने की कोशिश है कि आप इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं 5A प्लस 3B प्लस 4C. हमने लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर लिया है ना, अनलाइक वाली टर्म्स को हमने ऐसे ही रहने दिया है. तो हम इस बड़ी सी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यही पढ़ेंगे हम इस सेक्शन में सारा. चलो आगे चलते हैं. तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है. देखो रेक्टेंगल की बात कर रहे थे. नोटिस दैट द इनिशियल एक्सप्रेशन लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड एंड द फाइनल एक्सप्रेशन 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड दैट वी गॉट फॉर द पेरीमीटर लुक्स डिफरेंट. ये देखने में डिफरेंट जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, लेकिन हमने समझ लिया तो अभी हमें डिफरेंट नहीं लग रहा है, बट इनिशियली आपको डिफरेंट लग सकते हैं. तो आप क्या करो, इन दोनों को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको कोई वैल्यू दे सकते हैं.
उन्होंने लिखा है दे टेक द सेम वैल्यूज व्हेन लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स। तो हम इनको डिफरेंट वैल्यूज देख के देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि लेंथ को 3 दे दो और ब्रेथ को 4, बट लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से। एनीवेज चलो, फॉर द सेक ऑफ आई एम सेइंग कि अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो लेंथ को अभी हम बोल रहे हैं 5 और ब्रेथ को बोल रहे हैं हम 3, है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या लिखेंगे, 5 + 3 + 5 + 3 क्या हो रहा है, 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16, है ना। ये 16 इसकी वैल्यू हो रही है। और अगर हम देखें 2l + 2b कितना आ रहा है, 2 टाइम्स लेंथ होगा 2 टाइम्स 5 जो कि 10 हो जाएगा, 2 टाइम्स ब्रेथ होगा 2 टाइम्स 3 जो कि 6 हो जाएगा। तो इससे भी 16 ही आ रहा है। तो हमने इन दोनों फार्मूला से देखा, जब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू सेम रखते हैं हमें इन दोनों से सेम आंसर मिल रहा है। यही इन्होंने करके दिखा रखा है लेंथ 3 और ब्रेथ 4 के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये कैलकुलेट करके दिखाया कि ये 14 बन रहा है, और 2l और 2b को भी कैलकुलेट करके बताया कि वो भी 14 बन रहा है। देखो आगे इन्होंने ये बात लिखी हुई है, बस इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। देखो ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आने वाले टाइम में थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी बातें। वी कॉल द एक्सप्रेशन 2l + 2b द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप सिंप्लीफिकेशन के लिए लाइक टर्म्स को हमेशा ऐड कर दो, है ना, और उसको सिंपल फॉर्म में ले आओगे। ये फार्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये वाला जो फार्मूला है 2l + 2b सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस वाले फार्मूले की। बस हमें इतनी सी ही सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमने लाइक टर्म्स को एक साथ में लेकर आ जाना है। तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। चलिए और एग्जांपल देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो इन्होंने एग्जांपल 5 में बोला, हियर इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स सोल्ड इन अ शॉप। इन्होंने टेबल बना रखा है जिसमें पेंसिल्स और इरेजर पर डे कितना सेल हो रहे हैं उसकी एक टेबल दे दी है। द प्राइस पर पेंसिल इज सी, ये टेबल में भी लिखा है पेंसिल के नीचे प्राइस इज सी, एंड द प्राइस पर इरेजर इज डी। इरेजर का जो प्राइस है वो डी है। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 days। तो इसके लिए हम इसी टेबल में पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आगे पढ़ेंगे। देखो उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी करा है अच्छे से। बट हम डे 1 में अगर पेंसिल वाला कॉलम देखें तो प्राइस पर पेंसिल है सी, तो 5 पेंसिल्स की कीमत रहेगी 5 × सी, या फिर सिंपली उसको मैं 5c लिख सकता हूँ। डे 2 पे 3c लिख सकता हूँ और डे 3 पे 10c लिख सकता हूँ। इसी तरह से प्राइस फॉर इरेजर, इरेजर डे 1 में जो होगा वो 4 × d हो जाएगा। 4 इज द नंबर ऑफ इरेजर्स एंड d इज द प्राइस, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 4 × d, तो उसको मैं 4d लिख सकता हूँ। इसी तरह डे 2 पे 6d और डे 3 पे 1d। अब इन्होंने पूछा तीनों दिन में टोटल मिला के टोटल मनी अर्न बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 days, तीनों दिन मिला के कितने पैसे अर्न किए। तो आप चाहो तो इनको ऐसे भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट वाले डे में 5c + 4d उसने अर्न किया, सेकंड डे में 3c + 6d अर्न किया और डे 3 में 10c + 1d अर्न किया। बट हम चाहें तो उसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि पेंसिल वाले कॉलम को में ऐड करें 5c में क्या ऐड करें 3c, और 3c में फिर उसमें क्या ऐड करें 10c, तो 5 3 और 10 मिलकर हो जाएंगे 18c। सो टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग द पेंसिल्स इज 18c। सिमिलरली अगर हम 4d में 6d ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10d, 10d में 1d ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 11d। So the total money earned by selling erasers is 11d. So the total money earned by selling both pencils and eraser is 18c plus 11d। हम ऐसे भी इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी हम एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखो इन्होंने बोला लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स। पेंसिल बिकने से कितने पैसे आए। द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 1 इज 5c, जो हमने बोला था कि 5c पैसे आ रहे हैं फर्स्ट डे में, है ना। और उसके बाद इन्होंने इसको पूछा है हमसे सिमिलरली द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 2 पे कितना है 3c। अगर आप टेबल में देखे हुए तो डे 2 पे 3c है एंड डे 3 पे कितना है 10c है, 10c है ना। आगे देखो इन्होंने ये बोला है कि द टोटल मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल इज 5c जो फर्स्ट डे पे था, 3c जो सेकंड डे पे था और 10c जो थर्ड डे पे था। आगे पूछ रहे कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स। यस वी कैन सिंप्लीफाई इट बिकॉज ये सारी लाइक टर्म्स हैं।
5C 3C और 10C जो है दीज आर लाइक टर्म्स, मतलब इसमें लेटर नंबर जो है वो सेम ऐसे ही है, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ऐड करने में परेशानी लग रही है तो आप इसको 5C को सोच सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय सी, उसमें ऐड करना है हमें 3 मल्टीप्लाई बाय सी, उसमें ऐड करना है हमें 10 मल्टीप्लाई बाय सी। तो इन तीनों ही टर्म्स में से अगर इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की तरह देखोगे, है ना, सम ऑफ टर्म्स होता है, तो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है सी, तो हम सी को कॉमन लेके बाकी टर्म्स को, बाकी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं ब्रैकेट में रख के। तो इससे भी 5 + 3 + 10 मल्टीप्लाई बाय सी कैन बी सिंप्लीफाइड एज 18C। ये जो नंबर से 5, 3 और 10 इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 18 मल्टीप्लाई बाय सी हो गया, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं 18C। तो आप लाइक टर्म्स को देखो, इस सिंप्लीफिकेशन से बस ये पता चल रहा है कि हम लाइक टर्म्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 5C 3C और 10C मिलकर डायरेक्टली हमने 5, 3 और 10 को ऐड कर दिया 18C, है ना। तो इस तरह से हमें अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल्स निकला है। अब इन्होंने ये भी बोल रखा है इफ द कॉस्ट पर पेंसिल इज 50 रुपीज़, पता नहीं कितनी महंगी पेंसिल है इनकी, 5 रुपये से ज़्यादा की तो होती नहीं पेंसिल। फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स, ये स्केल गलत लिखा गया, तो सेल ऑफ पेंसिल से कितने पैसे कमाए, तो सेल ऑफ पेंसिल से कमाए 18C, उसका मतलब होता है 18 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, प्राइस पर पेंसिल इन्होंने दिया 50 रुपीज़, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 पंजे 90 और उसके आगे एक जीरो लगा दो, सो 900 रुपीज़ उसने सेल ऑफ पेंसिल से कमा लिए। तो इन्होंने 2 स्टेप्स में किया है इस प्रॉब्लम को, हमने डायरेक्टली पेंसिल्स और इरेजर ऐड कर दिए थे, बट इन्होंने पहले पेंसिल्स की कॉस्ट हमसे कैलकुलेट कराई है, पेंसिल्स की जो कॉस्ट थी वो 18C थी। अब नेक्स्ट में देखो, ये कह रहे हैं हमसे कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग इरेजर्स एंड देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो टोटल मनी अर्न बाय इरेजर, फर्स्ट डे पे अगर इरेजर वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम देखोगे तुम लोग, तो फर्स्ट डे पे मनी अर्न बाय सेल ऑफ इरेजर इज 4D, डे 2 पे हो जाएगा 6D और डे 3 पे हो जाएगा 1D। सो टोटल हो जाएगा 4D + 6D + 1D। आप चाहो इनको डायरेक्टली ऐड करने से पहले 11D जो बन जाएगा, तो इसके बीच में अगर आप चाहो तो इस स्टेप्स से पहले आप इस स्टेप से पहले आप ये लिख दो कि हमने इनमें से 4 + 6 + 1 को एक ब्रैकेट में ले लिया और जो कॉमन टर्म थी उसको बाहर हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ ले लिया है, ये बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय डी, जिसको हम 11D लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्टली इसको 11D भी लिख सकते हो, है ना। एनीवेज हमने टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग 11 इरेजर्स निकाल लिया, जो 3 दिन में उन्होंने 4 + 6 + 1 11 इरेजर बेचे थे, उसकी 11D आ गया। अब ये कह रहे हैं कि देखो, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल्स एंड इरेजर्स ड्यूरिंग दीज 3 डेज इज 18C + 11D। ये हमने अभी कैलकुलेट करा है, सेल ऑफ पेंसिल से हमें 18C मिल रहे थे और सेल ऑफ इरेजर से हमें 11D मिल रहे थे। अब ये इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कैन द एक्सप्रेशन 18C + 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर। नहीं, इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। 18C जो है उसमें लेटर नंबर जो है वो C है और 11D में जो है वो लेटर नंबर D है। C और D डिफरेंट है, तो अब हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही इन्होंने लिखा है, देयर इज नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन एज इट कंटेन्स डिफरेंट लेटर नंबर्स, इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको जो जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऐड करना होता है या माइनस करना होता है, जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें 11C 18C और 10D ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है।